गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। किताबों की दुनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का चैप्टर नंबर 7, जिसका टाइटल है उद्यमशील निवेशक के लिए पोर्टफोलियो पॉलिसी, सकारात्मक पक्ष। उद्यमशील निवेशक परिभाषा के मुताबिक औसत से बेहतर निवेश परिणाम पाने के लिए ध्यान लगाने और मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। साधारण निवेश नीति पर अपनी चर्चा में हमने बॉन्ड निवेश को लेकर कुछ सुझाव दिए थे, जो मुख्य रूप से उद्यमशील निवेशक के लिए है। उनकी इस तरह के विशेष अवसरों में रुचि हो सकती है। पहला, कर मुक्त नए हाउसिंग अथॉरिटी बॉन्ड्स, जिनमें अमेरिकी सरकार की प्रभावशाली गारंटी हो। दूसरा, करयुक्त लेकिन उच्च यील्ड वाले नए कम्युनिटी बॉन्ड्स, इनमें भी अमेरिकी सरकार की गारंटी हो। तीसरा, कर मुक्त औद्योगिक बॉन्ड्स, जिन्हें म्युनिसिपल निकाय जारी करे लेकिन जिनके लीज भुगतान का कार्य मजबूत कॉरपोरेशन करती हो। इस प्रकार के असाधारण बॉन्ड इशू के संदर्भ अध्याय 4 में दिए गए हैं। परिदृश्य के दूसरी तरफ कम गुणवत्ता वाले बॉन्ड्स भी ऐसे कम भाव पर मिल सकते हैं जिन्हें वास्तव में अच्छा सौदा कहा जा सके, लेकिन ये खास हालात में ही होता है जब बॉन्ड्स और साधारण शेयरों के बीच कोई वास्तविक अंतर ना रहे। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, न्यू हाउसिंग अथॉरिटी और न्यू कम्युनिटी बॉन्ड अब जारी नहीं किए जाते हैं। आजकल इन कम गुणवत्ता वाले बॉन्ड को स्पेशल सिचुएशन, विशेष स्थिति में डिस्ट्रेड या डिफॉल्ट फंड के बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। साधारण शेयर परिचालन, साधारण शेयरों के क्षेत्र में उद्यमशील निवेशक के विशिष्ट गुणों वाली गतिविधियों को 4 शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, गिरते बाजार में खरीदना और चढ़ते बाजार में बेचना। दूसरा, सावधानी से चुने गए ग्रोथ स्टॉक को खरीदना। तीसरा, विभिन्न प्रकार के बार्गेन इशू खरीदना। चौथा, खास हालात में खरीदारी करना। आम बाजार नीति समय सूत्र। हमने अगले अध्याय को बाजार में मंदी के दौरान प्रवेश की संभावनाओं और सीमाओं तथा उछाल के वक्त उच्चतम स्तर पर बेचने की संभावनाओं और सीमाओं पर चर्चा के लिए सुरक्षित रखा है। बीते कई वर्षों तक वह सुविचार सरल और व्यवहारिक रहा। कम से कम बाजार के अत्यधिक उतार चढ़ाव के चार्ट की पहली जांच के वक्त से हमने पहले ही खेद सहित स्वीकार किया है कि बाजार की बीते 20 वर्षों की गतिविधियों गणितीय आधार पर इस तरह के परिचालन के लिए उपयुक्त नहीं लगती है। इस दौरान हुए अस्थिरता, जो कुछ हद तक असंगत नहीं थी, के लिए खास प्रतिभा या ट्रेडिंग की अनुभूति चाहिए थी जिससे इसका लाभ मिल सकता। वह उस बुद्धिमानी में काफ़ी अलग चीज़ है जो हमें अपने पाठकों में होने की कल्पना करते हैं, और हमें संदर्भ देने में इस तरह के कौशल पर आधारित कार्यविधि को बाहर रखना होगा। 50-50 योजना जो हमने अपने रक्षात्मक निवेशकों के लिए प्रस्तावित की थी, वह ऐसा सबसे बेहतरीन विशिष्ट या स्वचालित फार्मूला है जो हम 1972 के हालात में अपने सभी निवेशकों को सुझाते हैं। लेकिन हमने साधारण स्टॉक में 25% न्यूनतम और 75% अधिकतम की जो दीर्घ स्वतंत्रता ली है, उसे हम उन निवेशकों को भी सुझाते हैं जिन्हें आम बाजार स्तर के खतरों और आकर्षण दोनों के बारे में पूरी जानकारी है। कुछ 20 वर्ष पहले साधारण स्टॉक में कितने प्रतिशत रखा जाए। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है या होने वाली होती है, तब उसका कॉमन स्टॉक लगभग बेकार हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी दिवालियापन कानून के तहत बॉन्ड धारकों का शेयर धारकों की तुलना में कानूनी दावा अधिक मजबूत होता है। लेकिन अगर कंपनी सफलतापूर्वक पुनर्गठित होती है और दिवालियापन से बाहर आती है, तो बॉन्ड धारकों को अक्सर नई फर्म में स्टॉक मिल जाता है। पर जब कंपनी फिर से ब्याज का भुगतान करने में सक्षम हो जाती है, तब बॉन्ड के मूल्य में भी सुधार आ जाता है। इस प्रकार एक संकट से गुजर रही कंपनी के बॉन्ड का प्रदर्शन उतना ही अच्छा हो सकता है जितना कि एक स्वस्थ कंपनी के सामान्य स्टॉक का। इन विशेष स्थितियों में ग्राहम का कहना कि बॉन्ड और सामान्य स्टॉक में कोई वास्तविक अंतर नहीं होता। ऐसे अनेक सुस्पष्ट फार्मूला पर चर्चा की जा सकती थी। हम विश्वास का कारण था कि इन योजनाओं की व्यावहारिक उपयोगिता है। इस दृष्टिकोण का वक्त शायद बीत चुका है। 1949 से ही क्रय विक्रय के बाजार पैटर्न के स्तर को पहचानने के प्रयास का अधिक अर्थ नहीं है। ये भविष्य के लिए विश्वसनीय गाइड के निर्माण के लिए काफ़ी कम अवधि है। ग्रोथ स्टॉक दृष्टिकोण, हर निवेशक ऐसी कंपनियों का स्टॉक चुनना चाहता है जो आने वाले वर्षों में औसत से बेहतर प्रदर्शन कर सके।
ग्रोथ स्टॉक को इस तरह परिभाषित किया जाता है जो पहले ऐसा कर चुका है और भविष्य में इसके पुनः ऐसा करने की उम्मीद है। इसलिए केवल इसी में तर्क दिखता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ग्रोथ स्टॉक का चयन करे। वास्तव में ये मामला कुछ ज़्यादा जटिल है और यही हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये केवल आंकड़ों का खेल है कि उन कंपनियों को पहचाना जाए जिन्होंने अतीत में औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। निवेशक अपने ब्रोकर से ऐसी 50 या 100 कंपनियों की सूची ले सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं इस समूह में से सबसे अच्छे दिख रहे 15 या 20 इशू को चुन लेता और लीजिए, उसका सुनिश्चित सफलता वाला स्टॉक पोर्टफोलियो बन गया। इस सरल विचार में दो दोष हैं। पहला, साधारण शेयर जिनका रिकॉर्ड अच्छा है और जिनके अच्छा करने की संभावनाएं हैं, वे उसी के अनुरूप ज़्यादा भाव पर बिकते हैं। निवेशक उनकी संभावनाओं को लेकर काफ़ी हद तक सही हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसने उस संभावित समृद्धि के लिए पूरा या संभवतः थोड़ा अधिक ही भुगतान किया है। दूसरा, भविष्य को लेकर उसका फैसला गलत भी हो सकता है। असाधारण तेज तरक्की हमेशा जारी नहीं रह सकती। गौर करें कि ग्राहम यहाँ क्या कह रहे हैं। वर्ष 1972 में लिखते हुए उन्होंने कहा था कि वर्ष 1949 के बाद से अब तक की अवधि, यानी कुल मिलाकर 22 से अधिक वर्षों की अवधि, विश्वसनीय निष्कर्ष निकालने के हिसाब से बहुत छोटी अवधि है। क्योंकि ग्राहम को गणित में महारत हासिल थी, वो इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा के व्यापक आकार के नमूने को चुनने की ज़रूरत पड़ती है। कई चालबाज स्टॉक का चुनाव करने के लिए जिन तथाकथित समय सिद्ध तरीकों को बढ़ावा देते हैं, वे अपना निष्कर्ष बहुत छोटे आकार के नमूनों पर आधारित करते हैं जो ग्राहम को कभी भी स्वीकार नहीं होते। ग्राहम अक्सर पिछले डेटा का विश्लेषण करने के लिए 50 साल की अवधि का उपयोग किया करते थे। आज एक उद्यमशील निवेशक इंटरनेट पर जाकर इस तरह की सूची को इकट्ठा कर सकता है। जब कंपनी पहले ही शानदार विस्तार ले चुकी हो, तब उसके आकार के विस्तार से उसका अपनी उपलब्धियों को दोहराना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बिंदु पर ग्रोथ का कोण सपाट होने लगता है और अनेक मामलों में यह नीचे भी आने लगता है। यह स्पष्ट है, अगर कोई अपने को अतीत की कुछ चुनिंदा घटनाओं तक ही सीमित रखता है तो यह दर्शा सकता है कि ग्रोथ स्टॉक के क्षेत्र में भाग्य आसानी से बन सकता है तो बिगड़ भी सकता है। तब फिर व्यक्ति यहाँ पाने योग्य कुल परिणामों का सही ढंग से आकलन कैसे कर सकता है। हमें लगता है कि ग्रोथ स्टॉक पद्धति में विशेषज्ञता रखने वाले निवेश फंड ने जो परिणाम अर्जित किए हैं, उनके अध्ययन से तार्किक रूप से ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी शीर्षक वाला आधिकारिक मैनुअल, जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सदस्य आर्थर वाइजनबर्गर एंड कंपनी प्रतिवर्ष करती है, उसमें ऐसे ही 120 ग्रोथ फंड का कुछ वर्षों का वार्षिक प्रदर्शन शुमार किया जाता है। इनमें से 45 कंपनियों का 10 साल या उससे ज़्यादा का रिकॉर्ड उपलब्ध है। इन कंपनियों का औसत कुल लाभ बिना फंड आकार पर ध्यान दिए 1961 से 1970 के दशक के लिए 108% था, जबकि S&P कंपोजिटिव का 105% और DJIA का 83% था। 1969 और 1970 के 2 वर्ष में अधिकांश ग्रोथ फंड ने अपने किसी भी सूचकांक से खराब प्रदर्शन किया। पूर्व में किए गए हमारे अध्ययनों में भी ऐसा ही परिणाम मिले थे। इसके यह निहितार्थ है कि ग्रोथ कंपनियों में सामान्यतः साधारण स्टॉक की तुलना में आम विधियात्मक निवेश से कोई असाधारण पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि औसत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अल्पकालिक समर्पित प्रयास के बावजूद कई वर्षों में ग्रोथ स्टॉक को खरीद से इस क्षेत्र की विशेषज्ञ निवेश कंपनी की तुलना में बेहतर परिणाम निकाल सकता है। दिसंबर 31, 2002 को समाप्त 10 वर्षों में वह फंड जिन्होंने बड़ी ग्रोथ कंपनियां, विकास कंपनियों में निवेश किया था, उन्होंने 5.6% की वार्षिक औसत दर से कमाई की थी। वे ग्रोथ कंपनियां ग्राहम द्वारा जिक्र की गई ग्रोथ फंड, विकास फंड के समकक्ष हैं। इस दर पर इन कंपनियों का प्रदर्शन संपूर्ण शेयर बाजार के मुकाबले प्रति वर्ष औसत 3.7% अंक कम रहा। हालांकि इस दौरान लार्ज वैल्यू, बड़े मूल्य के फंड जिन्होंने अधिक उचित मूल्य वाली बड़ी कंपनियों में निवेश किया था, उन्होंने भी इस अवधि में बाजार की तुलना में खराब प्रदर्शन किया था। प्रतिवर्ष पूरे 1% की दर से क्या समस्या केवल यह है कि ग्रोथ फंड सटीकता से ऐसे स्टॉक का चयन नहीं कर सकते हैं जो भविष्य में मार्केट में बेहतर प्रदर्शन कर सके, या फिर ऐसा है कि एक औसत फंड को चलाने का खर्च
चाहे वह ग्रोथ, विकास या वैल्यू बड़े मूल्य की कंपनियों का स्टॉक खरीदता हो, फंड प्रबंधक द्वारा स्टॉक के चयन में होने वाली अतिरिक्त कमाई से अधिक होता है। फंड के प्रकार के आधार पर उसके प्रदर्शन को अपडेट करने के लिए www.morningstar.com कैटेगरी रिटर्न देखें। विभिन्न निवेश शैलियों का प्रदर्शन कितना खराब हो सकता है, इसके लिए ज्ञानवर्धक अनुस्मारक के लिए www.colin.com देखें। निश्चित ही इन संस्थानों के पास आपसे बेहतर दिमाग और उम्दा सोच सुविधाएं होती है, इसलिए हम उद्यमशील निवेशकों को आम किस्म की ग्रोथ स्टॉक प्रतिबद्धताओं के खिलाफ सलाह देते हैं। वो उनमें से एक है जिसमें शानदार संभावनाओं को बाजार पूरी तरह पहचानता है और जो पहले ही कथित रूप से 20 से अधिक के करेंट प्राइस अर्निंग रेशियो में प्रदर्शित होती है। रक्षात्मक निवेशक के लिए हमारी सलाह है कि खरीद भाव की उच्चतम सीमा बीते 7 वर्षों के औसत आय से 25 गुना होने चाहिए। ये दो पैमाने अधिकांश मामलों में एक जैसे ही होते हैं। ग्रोथ स्टॉक में बतौर वर्ग सबसे खास बात उनके बाजार भाव में बड़ा उतार चढ़ाव होना है। ये बात बड़ी और दीर्घकालीन स्थापित कंपनियां जैसे जनरल इलेक्ट्रिक और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के साथ ही नई और कम सफल कंपनियों पर भी खरी उतरती हैं। ये हमारे उस शोध को दर्शाते हैं कि 1949 से ही शेयर बाजारों की मुख्य विशेषता उन कंपनियों के शेयरों में अत्यधिक स्पेकुलेटिव तत्व का प्रवेश है जिन्हें शानदार सफलता मिली है और जो उच्च निवेश दर के योग्य हैं। उनकी क्रेडिट रेटिंग सर्वोत्तम है और वे अपने उधार पर न्यूनतम ब्याज दर चुकाते हैं। ऐसी कंपनी की निवेश योग्यता कई वर्षों तक परिवर्तित नहीं होती, लेकिन इसके स्टॉक की जोखिम विशेषता इस पर निर्भर होती है कि शेयर बाजार में इनके साथ क्या होता है। ग्राहम आपको याद दिलाते हैं कि एक उद्यमशील निवेशक वो नहीं है जो औसत से अधिक जोखिम लेता है, ना ही वो जो आक्रामक विकास का दावा करने वाले स्टॉक को खरीदता है। एक उद्यमशील निवेशक वो है जो अपने पोर्टफोलियो पर शोध करने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास डालने के लिए तैयार रहता है। गौर करें कि ग्राहम पिछले कई वर्षों की कमाई के औसत के आधार पर मूल्य आय अनुपात की गणना करने पर जोर देते हैं। इस प्रकार आप लाभप्रदता में आई अस्थायी वृद्धि को आधार बनाकर कंपनी के मूल्य का अधिक मूल्यांकन करने की संभावना को कम कर देते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी ने पिछले 12 महीने में $3 प्रति शेयर कमाया है, लेकिन उसकी पिछले 6 वर्षों में प्रति शेयर औसत कमाई केवल 50 सेंट है। कौन सा आंकड़ा अचानक से हुई $3 की कमाई या नियमित रूप से 50 सेंट की होने वाली कमाई एक सतत ट्रेंड का प्रतिनिधित्व करता है। हाल के वर्ष में $3 की कमाई को 25 से गुना करने पर इस स्टॉक की कीमत $75 हो जाएगी, लेकिन पिछले 7 वर्षों की औसत कमाई को $6 की कुल कमाई 7 से विभाजित करने पर औसत वार्षिक आय प्रति शेयर 85.7 सेंट के बराबर आती है। 25 से गुना करने पर स्टॉक की कीमत मात्र $21.43 आएगी। आपने कौन सा नंबर चुना जिससे बड़ा फर्क पड़ा? आखिर में इस बात गौर करने योग्य है कि आजकल वॉल स्ट्रीट पर प्रचलित पद्धति मूल्य आय अनुपात को मुख्य रूप से अगले साल की कमाई पर आधारित करना ग्राहम के लिए कोई अभिशाप जैसा होता। आप किसी कंपनी का मूल्यांकन उस आमदनी के आधार पर कैसे कर सकते हैं जो उसने अभी कमाई ही नहीं है? यह वैसा ही है कोई घर की कीमत इस अफवाह के आधार पर तय कर दे कि सिंड्रेला अपने नया किला यही कोने के आसपास बनाने वाली हैं। लोग इसे लेकर जितने ज़्यादा उत्साहित होंगे और यह अपने आय की वास्तविक बढ़त से जितना ज़्यादा तेज आगे बढ़ेगा, इसका जोखिम अनुपात उतना ही होता जाएगा। पाठक पूछ सकता है, क्या यह सच नहीं है कि साधारण शेयरों में वास्तव में बड़ा मुनाफा उन्होंने कमाया है जिन्होंने कंपनी के शुरुआती वर्षों में उसके भविष्य को लेकर अत्यधिक यकीन की पर्याप्त प्रतिबद्धता निभाई और जिन्होंने अपने मूल्य शेयरों को तब भी अपने पास रखा जब इनके मूल्य में 100 गुना या अधिक में वृद्धि की हो गई थी? जवाब है हाँ, लेकिन किसी एक कंपनी में निवेश से बड़ा मुनाफा लगभग और हमेशा उन्हीं लोगों को हुआ है जिनका किसी खास कंपनी के साथ निकट का रिश्ता रहा है, भले वो कर्मचारी होने का रिश्ता हो या पारिवारिक जुड़ाव आदि, जिस कारण उन्होंने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा एक ही माध्यम में निवेश किया और इस प्रतिबद्धता को हर तरह के उतार चढ़ाव में कायम रखा, भले इस बीच स्पष्ट रूप से ज़्यादा भाव पर बेचने जैसे अनगणित प्रलोभन आए हो। ऐसे निजी नज़दीकी संबंध ना होने पर निवेशक के सामने ये सवाल हमेशा खड़ा रहा है, क्या इतनी बड़ी राशि किसी एक ही माध्यम में लगाना ठीक होगा? हर इनकार। हाल के उदाहरणों से ग्राहम का तर्क स्पष्ट होता है। सितंबर 21, 2000 को कंप्यूटर चिप्स के निर्माता
इंटेल कॉरपोरेशन ने घोषणा की कि अगली तिमाही में उसके राजस्व में 5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। अब यूँ तो ये सुनने में बड़ा लुभावना लगता है। अधिकांश बड़ी कंपनियों को केवल 3 महीने में अपनी बिक्री में 5% की वृद्धि करने में खुशी होगी, लेकिन जवाब में इंटेल का स्टॉक 22% गिर गया। यानी एक दिन में लगभग $91 बिलियन का नुकसान हुआ। क्यों? वॉल स्ट्रीट के निवेशकों ने इंटेल के राजस्व में 10% तक की वृद्धि की उम्मीद की थी। इसी प्रकार 21 फरवरी 2001 को डेटा स्टोरेज करने वाली कंपनी ईएमसी कॉर्प ने घोषणा की कि उसे 2001 में अपने राजस्व में कम से कम 25% की वृद्धि होने की उम्मीद है। लेकिन ग्राहकों के बीच एक नई सावधानी लंबी बिक्री चक्रों को ला सकती है। बस इस झिझक के एहसास की वजह से ईएमसी के शेयरों में एक दिन में अपने मूल्य में 12.8% की गिरावट दर्ज की। आज के समय में कंपनी के तथाकथित कंट्रोल पर्सन यानी वरिष्ठ प्रबंधक और निवेशक जो कंपनी को चलाने में मदद करते हैं और बड़ी मात्रा में कंपनी के शेयर के मालिक होते हैं, को ऐसा निवेशक कहा जा सकता है जिसका किसी विशेष कंपनी के साथ घनिष्ठ संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स या वर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफेट जैसे कार्यकारी अधिकारी का कंपनी के भाग्य पर सीधा नियंत्रण होता है। बाहरी निवेशक चाहते हैं कि इन कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंपनी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इनमें बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखें, लेकिन ऐसे वरिष्ठ प्रबंधक जो पद में उनसे छोटे हैं एवं रैंक और फाइल कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत निर्णयों से कंपनी के शेयर की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने संपत्ति के एक छोटे प्रतिशत से अधिक को अपने नियोक्ता के स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। यही एक बाहरी निवेशक के लिए भी यही आपत्ति लागू होती है, फिर चाहे उन्हें ऐसा क्यों ना लगता हो कि वे कंपनी के बारे में जानते हैं। भले ही कितना भी अस्थायी साबित हो, उसकी परेशानी को बढ़ा देता है और आंतरिक व बाहरी दबाव उसे मजबूर कर देते हैं कि वो जो भी अच्छा मुनाफा दिख रहा है उसे स्वीकार करे, लेकिन जो अंतिम चरम लाभ से बहुत कम होगा। उद्यमशील निवेशक के लिए 3 अनुशंसित क्षेत्र लंबे समय में औसत से बेहतर निवेश परिणाम पाने के लिए चयन या परिणाम नीति की आवश्यकता होती है, जिसमें दोगुनी विशेषता हो। पहला, यह अंतर्निहित ठोसपन की उद्देश्यपरक या तार्किक जांच पर खरी उतरनी चाहिए, और दूसरा, ये उस नीति से अलग होनी चाहिए जिसका अधिकांश निवेशक या स्पेकुलेटर अनुपालन कर रहे हों। हमारा अनुभव और अध्ययन हमें 3 निवेश प्रस्ताव सुझाते हैं जो इस पैमाने पर खरे उतरते हैं। हालांकि वे एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं और इनका परख करने वालों में इनमें से हर एक के लिए भिन्न प्रकार के ज्ञान और स्वभाव की ज़रूरत होगी। तुलनात्मक रूप से अलोकप्रिय बड़ी कंपनी। अगर हम मानकर चले कि शानदार तरक्की या किसी भी अन्य कारक के से आकर्षक होने के कारण साधारण शेयरों को अधिमूल्य करना बाजार की आदत है, तो तार्किक रूप से यह भी उम्मीद की जा सकती है कि यह तुलनात्मक रूप से कम कुछ कंपनियों का अवमूल्यन भी करता होगा, जिनका कारण अस्थायी प्रकृति की असंतोषजनक घटनाएं हो सकती हैं। अगर इसे शेयर बाजार के बुनियादी नियम के तौर पर माना जा सकता है, तो यह ऐसे निवेश दृष्टिकोण का सुझाव देता है जो पारंपरिक और संभावनाशील दोनों ही हो। यहाँ मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमशील निवेशक उन बड़ी कंपनियों पर नज़र बनाए रखे जो अलोकप्रियता के काल से गुजर रही है। कुछ छोटी कंपनियां का भी इन्हीं कारणों से अवमूल्यन हो सकता है। हालांकि बाद में उनकी आय और उनके शेयर का भाव बढ़ सकता है, लेकिन उसमें लाभप्रदता का जोखिम निश्चित रूप से होता है और अच्छी आय होने के बावजूद लंबे समय तक बाहर बाजार में उनकी अनदेखी हो सकती है। इसी तरह बड़ी कंपनियों की दूसरे से दोहरा फायदा होता है। पहले तो उनके पास इतनी पूंजी, संसाधन और दिमागी शक्ति होती है कि वे किसी भी बाधा को पार पाकर पुनः संतोषजनक आय आधार हासिल कर सकते हैं। दूसरा, बाजार में किसी भी तरह का सुधार होने पर यथोचित गति से प्रतिक्रिया की संभावना होती है। इस शोध की मजबूती का शानदार उदाहरण डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में अलोकप्रिय इशू के भाव व्यवहार के अध्ययन से मिलता है। इसमें माना गया कि प्रति वर्ष डीजेआईए में 6 या 10 इशू में निवेश किया गया है जो अपने वर्तमान और पिछले वर्ष की आय के न्यूनतम गुणन में बिक रहे हों। इन्हें सूची के सबसे सस्ते स्टॉक कहा जा सकता है और सस्ता होने का कारण तुलनात्मक रूप से निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच इनकी अलोकप्रियता थी। तत्पश्चात ये माना गया कि इन्हें 1 से 5 वर्ष की होल्डिंग्स अवधि के बाद बेच दिया गया। इसके बाद हमने निवेश परिणामों की तुलना संपूर्ण डीजेआईए या उसके उच्चतम गुणक अर्थात सबसे लोकप्रिय समूह से की।
हमारे पास जो विस्तृत सामग्री थी उसमें बीते 53 वर्षों में से प्रत्येक में हुए अनुमानित वार्षिक क्रय के परिणाम शामिल थे। शुरुआती काल 1917 से 1933 तक ये अवधारणा गैर लाभकारी साबित हुई, लेकिन 1933 के बाद से इस पद्धति ने अत्यधिक सफल परिणाम दिए। ये 34 परीक्षण जिन्हें ड्रेक्सल एंड कंपनी अब ड्रेक्सल फायरस्टोन ने किए थे, ये 1 वर्षीय होल्डिंग पर थे। 1937 से लेकर 1969 तक सस्ते स्टॉक्स का प्रदर्शन मात्र 3 बार DJIA की तुलना में निश्चित तौर पर खराब रहा। 6 मामलों में परिणाम लगभग एक जैसे थे और 25 वर्षों में सस्ते स्टॉक्स का प्रदर्शन औसतन स्पष्ट रूप से बेहतर रहा। लो मल्टीप्लायर स्टॉक्स का निरंतर बेहतर प्रदर्शन का औसत परिणाम सूची 7-2 में दर्शाया गया है। अगर DJIA तथा 10 हाई मल्टीप्लायर वालों से तुलना करें तो यह लगातार 5 वर्ष की अवधि का है। ड्रेक्सल की गणना आगे दर्शाती है कि 1936 में लो मल्टीप्लायर इशू में किया $10,000 का मूल्य निवेश यदि नियम के अनुरूप प्रतिवर्ष परिवर्तित होता तो 1962 में यह राशि बढ़कर $66,900 हो जाती। वहीं हाई मल्टीप्लायर वाले ऐसे ही स्टॉक का मूल्य अंत में केवल $25,300 होता, जबकि सभी 30 शेयरों के परिचालन से मूल्य पूंजी में $44,000 का इजाफा होता। फिलाडेल्फिया के एक निवेश बैंक ड्रेक्सल फायरस्टोन का 1973 में बर्नहम एंड कंपनी के साथ विलय हो गया। बाद में यह ड्रेक्सल बर्नहम लैम्फर्ट बन गया। ड्रेक्सल बर्नहम लैम्फर्ट 1980 के दशक में आई अधिग्रहण की लहर के दौरान जंक बॉन्ड का वित्तपोषण करने के लिए प्रसिद्ध है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एक्सचेंज में सबसे सस्ता स्टॉक खरीदने की इस रणनीति को डॉग्स ऑफ द डाउ कहकर पुकारा जाता है। अलोकप्रिय बड़ी कंपनियों के स्टॉक को खरीदने की अवधारणा तथा इसे समूह आधार पर कार्यान्वित करना जैसा कि ऊपर वर्णित है, दोनों ही काम काफ़ी आसान है, लेकिन एकल कंपनियों में कई बार विपरीत आयात जैसे विशिष्ट कारकों का भी ध्यान रखना होता है। विस्तृत आय विविधता के कारण जो कंपनियां स्वभावतः स्पेकुलेटिव होती हैं, वे अपने अच्छे वर्षों में अपेक्षाकृत उच्च कीमतों और कम गुणक पर और इसके विपरीत बुरे वर्षों में कम कीमतों और उच्च गुणक पर बेचने की प्रवृत्ति रखती हैं। इन रिश्तों को सूची 7-3 में मुख्यतः क्रिसलर कॉरपोरेशन के उतार चढ़ाव में दर्शाया गया है। ऐसे मामलों में बाजार में पर्याप्त संदेहवाद रहता है। जब उच्च लाभ में असामान्य रूप से निरंतरता रहती है, ऐसे में कंपनी की वैल्यू रूढ़िवादी ढंग से की जाती है। जब कंपनी की आय ना के बराबर या बिल्कुल नहीं होती, तब स्थिति इसके विपरीत होती है। ध्यान दें, इस गणित के अनुसार अगर कंपनी लगभग कुछ नहीं कमा रही है तो उसके शेयर इस अल्प मुनाफे पर उच्च गुणक पर बिकने चाहिए। जैसा कि होता है, क्रिसलर DJIA सूची की प्रमुख कंपनियों में काफ़ी खास रही है और इस कारण से लो मल्टीप्लायर गणनाओं पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत सरल है कि लो मल्टीप्लायर वाले सूची के ऐसे विषय इशू से बचा जाए जिसके लिए जरूरी है कि पिछली औसत आय या ऐसे ही किसी परिभाषा पर भाव कम रहे। इस संशोधन को लिखते वक्त हमने DJIA के लो मल्टीप्लायर पद्धति के परिणामों की जांच ऐसे समूह से की जिसे 1968 के अंत में खरीदा गया और 30 जून 1971 को उसका पुनः मूल्यांकन किया गया। इस बार आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए। क्रिसलर कॉमन प्राइस एंड अर्निंग 1952-1970। 1952 में अर्निंग पर शेयर था $9.04, हाई और लो प्राइस हाई 98 पर अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो था 10.8। इसी तरह यह चार्ट 1970 तक है, जिनमें 6 या 10 लो मल्टीप्लायर वालों में तीव्र गिरावट और हाई मल्टीप्लायर वाले चयनों में अच्छा मुनाफा दिखाया गया। ये एक बुरा प्रकरण 30 भिन्न अनुभवों पर आधारित निष्कर्षों को खारिज नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही घटी घटनाओं से इसे विशिष्ट प्रतिकूल वजन अवश्य मिल गया। आक्रामक निवेशकों को शुरुआत संभवतः लो मल्टीप्लायर विचार से करना चाहिए, लेकिन वे अपने पोर्टफोलियो बनाने में मात्रात्मक और गुणात्मक आवश्यकताओं को भी अवश्य जोड़ें। बार्गेन इशू की खरीद। हम बार्गेन इशू को इस तरह परिभाषित करते हैं कि विश्लेषण द्वारा स्थापित तथ्यों के आधार पर जो उससे अधिक कीमत के मालूम हो जिस पर वे बिक रहे हैं। इस वर्ग में औसत से कम पर बिक रहे बॉन्ड और प्रीफर्ड स्टॉक के साथ ही साधारण शेयर भी शामिल हैं। इसे जितना हो सके ठोस बनाने के लिए हमारी सलाह है कि कोई इशू तब तक सचमुच बार्गेन नहीं है जब तक इसका संभावित मूल्य इसके भाव से कम 50% अधिक ना हो।
किस तरह के तथ्यों से यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इतनी अधिक विसंगति भी मौजूद है? बार्गेन अस्तित्व में कैसे आए और निवेशकों को इनसे मुनाफा कैसे होता है? दो परीक्षणों से बार्गेन साधारण शेयरों को तलाशा जा सकता है। पहली मूल्यांकन की पद्धति है। यह बड़े पैमाने पर भविष्य की आमदनी के अनुमान पर निर्भर है और तत्पश्चात इन्हें उस कारक से गुणा किया जाता है जो उस खास इशू के लिए उचित हो। यदि परिणाम मूल्य बाजार भाव से पर्याप्त रूप से अधिक हो और यदि निवेशक को इस्तेमाल की गई तकनीक पर भरोसा हो तो वह उस स्टॉक को बार्गेन कह सकता है। दूसरा परीक्षण निजी स्वामित्व में कारोबार का मूल्य है। इस मूल्य द्वारा अक्सर भविष्य की अनुमानित आय को भी निकाला जाता है, जिसमें परिणाम पहले जैसे हो सकते हैं, लेकिन दूसरे परीक्षण में अस्थियों के प्रायः मूल्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसमें मूल्य और जोर शुद्ध वर्तमान अस्थियों या कार्यशील पूंजी पर रहता है। इन मानकों के अनुसार आम बाजार में कम बिंदु पर बड़े पैमाने पर साधारण शेयर बार्गेन इशू होते हैं। इसका आदर्श उदाहरण जनरल मोटर्स है। जब 1941 में यह 30 से भी कम पर बिका था, जो 1971 में शेयरों के लिए 5 के बराबर था। यह अधिकतम $4 कमा रहा था और लाभांश में $3.5 से अधिक का भुगतान कर रहा था। ये सच है कि वर्तमान आय और तात्कालिक संभावनाएं दोनों ही खराब हों, लेकिन औसत भावी स्थिति में सपाट बढ़ोतरी मूल्यों के शासित भाव में कहीं अधिक होने का संकेत होता है। इसलिए मंदी के बाजार में साहस रखने के बोध का प्रमाण केवल अनुभव की आवाज़ में नहीं, बल्कि वैल्यू एनालिसिस की लोकप्रिय तकनीक का उपयोग करने में भी होता है। बाजार की ऐसी ही अनिश्चितताएं आम सूची में बार बार ऐसी बार्गेन स्थिति स्थापित कर देती है। लगभग सभी बाजार अस्तित्व पर ऐसे अनेक एकल बार्गेन खाते मौजूद होते हैं। बाजार को तिल का ताड़ बनाना और सामान्य उतार चढ़ावों को बड़े हल्के बनाना अच्छा लगता है। मात्र दिलचस्पी या उत्साह में कमी से भावों में अत्यंत निम्न स्तर की बेतुकी भाव गिरावट आ जाती है। इस तरह हमें वह मिला जो अवमूल्यन के दो प्रमुख स्रोत प्रतीत होते हैं। पहला मौजूदा निराशाजनक परिणाम, दूसरा लंबी अनदेखी पर या अलोकप्रियता। हालांकि यदि इन पर अकेले विचार किया जाए तो इनमें से कोई भी कारण साधारण शेयर निवेश में सफलता की गाइड नहीं बन सकता। हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि मौजूदा निराशाजनक परिणाम केवल अस्थायी हैं? सब है, हम ऐसा होने के शानदार उदाहरण दे सकते हैं। स्टील स्टॉक्स ऐसी चक्रीय गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे तथा चतुर क्रेता इन्हें कम भाव पर तब खरीद लेते थे जब आय कम होती थी और शानदार मुनाफे पर इन्हें उछाल के वर्षों में बेच देते थे। ऐसा ही क्रिस्टल कॉरपोरेशन का शानदार उदाहरण सूची 7-3 के डेटा में दिखाया गया है। अगर अस्थिर आय वाले शेयरों का यही मानक व्यवहार होता तो शेयर बाजार से मुनाफा कमाना आसान काम होता। दुर्भाग्य से हम ऐसे अनेक उदाहरण दे सकते हैं जिनमें आय और भाव में गिरावट के बाद भी दोनों में स्वतः ही उत्तम रिकवरी नहीं हो सकी। एनकॉन्ड वायर एंड केबल ऐसा ही उदाहरण है, जिसकी 1956 तक उच्च आय थी और उस वर्ष उसका औसत भाव भी 85 जितना उच्च था। इसका अधिग्रहण मात्र 33 के समतुल्य पर कर लिया। हाल ही तिल का ताड़ बनी घटनाएं। मई 1998 में फाइजर इंक और यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि फाइजर की नपुंसकता रोधी दवा वियाग्रा का सेवन करने वाले 6 पुरुषों का के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। फाइजर के स्टॉक तुरंत ढीले पड़ गए और इसमें से एक ही दिन में भारी ट्रेडिंग के बीच में 3.4% की हानि दर्ज हुई। हालांकि बाद में जब शोध से पता चला कि खतरे का कोई कारण नहीं है तो फाइजर के शेयरों में तेजी आई। वास्तव में अगले 2 वर्षों में स्टॉक में लगभग 1/3 की वृद्धि हुई। 1997 के अंत में जब इंग्लैंड ने वार्नर लैम्बर्ट कंपनी की मधुमेह की नई दवा की बिक्री अस्थायी रूप से रोक दी थी, तब इसके शेयरों में एक दिन में 19% की गिरावट आई थी। हालांकि अगले 6 महीने के भीतर स्टॉक की कीमत लगभग दोगुनी हो गई थी। 2002 के अंत में क्रूज जहाज़ों का संचालन करने वाले कार्निवल कॉरपोरेशन के शेयर की कीमत में करीब 10% की गिरावट आई थी। ये तब हुआ जब दूसरी कंपनियों के जहाज़ों में पर्यटकों को गंभीर दस्त और उल्टी की शिकायत हो गई थी। इस तरह के अनेक अनुभव बताते हैं कि निवेशक को खरीद के लिए मात्र आय और भाव दोनों के गिरने से अधिक किसी ठोस आधार की जरूरत होती है। उसे खरीद के लिए कम से कम बीते 1 दशक या अधिक की उचित आय स्थिरता, अर्थात किसी भी वर्ष आय न्यूनता न होने का ठोस आधार चाहिए और इसके साथ ही भविष्य में किसी भी तरह के संभावित झटके के लिए समुचित आकार और वित्तीय शक्ति भी होनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ एक आदर्श मिश्रण वह होगा जिसमें एक बड़ी और प्रमुख कंपनी
अपने वित्तीय औसत भाव और उसके वित्तीय औसत भाव आय गुणक दोनों से नीचे बेच रही हो। निसंदेह इससे क्रिसलर जैसी अनेक कंपनियों को लाभ संभावनाएं खारिज हो जाएंगी, क्योंकि अक्सर उनके कम भाव वाले वर्षों में हाई प्राइस अर्निंग रेशियो रहता है। लेकिन हम पाठकों को यकीन दिलाते हैं कि और भले ही हम ये दोहरा रहे हैं कि अतीत के मुनाफे और वर्तमान मुनाफे के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, हमें गंभीर रूप से संदेह है कि क्रिसलर जैसा रोलर कोस्टर माध्यम हमारे उद्यमशील निवेशक के लिए कारगर साबित होगा। हमने दीर्घकालिक अनदेखी या अलोकप्रियता को भाव के अनुचित स्तर तक गिरने का दूसरा कारण बताया था। इस तरह का वर्तमान मामला नेशनल प्रेस्टो इंडस्ट्रीज का है। 1968 के तेजी के बाजार में ये 45 के उच्च भाव पर बिका, जो उसकी उस वर्ष की $5.61 की आय से केवल 8 गुना अधिक था। 1969 और 1970 दोनों में ही प्रति शेयर भाव बढ़ा, लेकिन 1970 में इसका भाव गिरकर केवल 21 रह गया। यह उस वर्ष की आय से 4 गुना रिकॉर्ड कम था और इनका शुद्ध वर्तमान अस्थिर मूल्य में से भी कम था। मार्च 1972 में यह 34 पर बिक रहा था, जो अभी भी इसकी अंतिम दर्ज आय और इसके विस्तृत शुद्ध वर्तमान अस्थिर मूल्य के 5.5 गुना अधिक था। इसी तरह का एक और उदाहरण हाल ही एक बड़े महत्व की कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया का आया है। 1972 की शुरुआत में यह अपने 13 वर्ष पुराने 56 के भाव पर ही बिक रहा था। इसकी आय असाधारण रूप से स्थिर थी। इसमें तुलनात्मक रूप से थोड़ी वृद्धि हुई थी, लेकिन बीती अवधि में केवल एक छोटी सी गिरावट आई थी। इनकी बुक वैल्यू बाजार भाव के लगभग बराबर थी। इस रूढ़िवादी रूप से हितकारी 1958 से 71 के रिकॉर्ड से कंपनी का औसत वार्षिक भाव कभी भी उसकी वर्तमान आय से 15 गुना तक अधिक नहीं हुआ। 1972 की शुरुआत में इसका भाव आय अनुपात केवल लगभग 10 था। किसी भी साधारण स्टॉक का कम भाव होने का तीसरा कारण बाजार द्वारा इसकी वास्तविक अर्जन तस्वीर को ना पहचान पाना भी होता है। यहाँ हमारा एक आदर्श उदाहरण नॉर्दर्न पैसिफिक रेलवे है, जो 1946-47 के बीच 36 से गिरकर 13.5 पर पहुँच गया। 1947 में वास्तविक आय तकरीबन $10 प्रति शेयर थी। शेयर का भाव कम होने का बड़ा कारण इसका $1 लाभांश था। इसे भी अनदेखा कर दिया गया, क्योंकि इसकी अधिकांश आय शक्ति को खास तौर पर रेल रोड के लिए विलक्षण लेखांकित तिथि से छिपा लिया गया था। बार्गेन इशू के जिस प्रकार को लगभग फौरन पहचाना जा सकता है, वे साधारण शेयर हैं जिन्हें कंपनी की सभी पूर्व देयताओं को घटाने के बाद मात्र शुद्ध कार्यशील पूंजी से कम पर बेचा जाता है। इसका मतलब हुआ कि क्रेता इमारत, मशीनरी आदि तथा अन्य मौजूदा गुडविल वस्तुओं व स्थिर अस्थियों के लिए कोई भुगतान नहीं कर रहा। ऐसी बहुत कम कंपनियां होती हैं जिनका अंतिम मूल्य उनकी मात्र कार्यशील पूंजी से कम हो। हालांकि इधर उधर उदाहरण मिल सकते हैं। ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे बहुत से उपकरणों को खरीदा जा सकता है जिनका बाजार मूल्य इसी बार्गेन आधार पर निकाला जाता रहा है। 1957 में जब बाजार का स्तर किसी भी तरह बहुत कम नहीं था, तब एक संकलन से खुलासा हुआ कि ऐसे करीब 150 साधारण स्टॉक थे। सूची 60-4 में हमने 31 दिसंबर 1957 के खरीद परिणाम सार रूप में दिए हैं। इस सूची में शामिल 85 कंपनियों में से प्रत्येक के शेयर का डेटा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की मंथली स्टॉक गाइड में आया था और 2 वर्ष तक बना रहा। संयोग की बात है, इनमें से प्रत्येक समूह की 2 वर्षों में तरक्की हुई, जो कुल शुद्ध वर्तमान अस्थिर मूल्य के निकट पहुंच गए। इस अवधि में संपूर्ण पोर्टफोलियो का लाभ स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के 425 उद्योगों के 50% के मुकाबले 75% था। इसमें सबसे समान रूप से बने रहे और 78 के प्रशंसनीय वृद्धि दिखी। टेबल 7-4 प्रॉफिट एक्सपीरियंस ऑफ अंडर वैल्यूड स्टॉक 1957 to 1959। लोकेशन ऑफ मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नंबर ऑफ कंपनीज 35। एग्रीगेट नेट करेंट एसेट पर शेयर $748। एग्रीगेट प्राइस दिसंबर 1957 $419। एग्रीगेट प्राइस दिसंबर 1959 $838। अमेरिकन साउथ स्टॉक एक्सचेंज। नंबर ऑफ कंपनीज 25। एग्रीगेट नेट करेंट एसेट पर शेयर $495। एग्रीगेट प्राइस दिसंबर 1957 $289। एग्रीगेट प्राइस दिसंबर 1959 $492। शुद्ध कार्यशील पूंजी से ग्राहम का तात्पर्य है एक कंपनी की वर्तमान देनदारियां, प्रीफर्ड स्टॉक और दीर्घकालिक ऋण सहित के बिना उसकी वर्तमान परिसंपत्तियां जैसे नकद, विपणन योग्य प्रतिभूतियां और इन्वेंट्री।
इस तरह के निवेश विकल्प चयन में हमारा अनुभव विविध आधार पर 1957 के पूर्व अनेक वर्षों तक समान रूप से अच्छा रहा। संभवतः बिना झिझक से कहा जा सकता है कि यह अंडर वैल्यू हालात में लाभ पहचानने और लेने की सबसे सुरक्षित और लाभकारी पद्धति है। फिर भी 1957 के बाद आम बाजार बढ़त के दौरान ऐसे अवसरों की संख्या काफ़ी सीमित हो गई और जो उपलब्ध थे उनमें से अनेक बहुत छोटा परिचालन लाभ या हानि भी दर्शा रहे थे। 1969-70 की बाजार गिरावट ने इस तरह की उप कार्यशील पूंजी स्टॉक्स की नई फसल उत्पन्न की। हमने उद्यमशील निवेशक के शेयर चयन के समूह पर अध्याय 15 में चर्चा की है। सेकेंडरी कंपनियों में बार्गेन इशू पैटर्न। हमने सेकेंडरी कंपनियों को इस तरह परिभाषित किया है कि वे जो किसी विशिष्ट महत्वपूर्ण उद्योग में प्रमुख नहीं है, इसलिए आमतौर पर ये अपने क्षेत्र की छोटी कंपनियां होती हैं, लेकिन यह समान रूप से उतनी बेहतर होती हैं जो गैर महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रमुख इकाई बन सकें। अपवाद स्वरूप ऐसी कोई भी कंपनी जिसने अपने आप को ग्रोथ स्टॉक के तौर पर स्थापित किया है, उसे आमतौर पर सेकेंडरी नहीं माना जाता। 1920 के दशक के बड़ी तेजी के बाजार में इंडस्ट्री के प्रमुख और अन्य सूचीबद्ध इशू में तुलनात्मक रूप से कम अंतर था। बस इनमें अन्य इशू का आकार सम्मानीय स्तर का हो। जनता को लगता था कि मध्यम आकार की कंपनी इतनी मजबूत होती है कि मौसम की मार को झेल जाएगी और इसलिए इसमें बड़े विस्तार की संभावनाएं उन कंपनियों से अधिक होती थीं जिनके पहले से अनेक आयाम हो। फिर भी 1931-32 के मंदी के वर्षों में प्रथम श्रेणी से कम वाली कंपनियों पर विशेष रूप से विध्वंसकारी प्रभाव पड़ा, चाहे आकार या अंतर्निहित स्थिरता में। इस अनुभव के परिणाम स्वरूप निवेशकों ने प्रमुख इंडस्ट्रीज को लेकर एक सुस्पष्ट प्राथमिकता विकसित कर ली तथा ज़्यादातर समय सेकेंडरी महत्व वाली आम कंपनियों के प्रति उनकी दिलचस्पी कम हो गई। इसका मतलब हुआ कि सेकेंडरी महत्व की कंपनियों के शेयर बड़ी कंपनियों की तुलना में आमतौर पर उनकी आय और आस्तियों के पैमाने पर बहुत कम भाव पर बिकते थे। इसका यह भी मतलब हुआ कि अनेक बार भाव इतने कम हो जाते थे कि वो इशू बार्गेन वर्ग में आ जाता था। जब निवेशक सेकेंडरी कंपनियों के शेयरों को खारिज करने लगे, भले ही वे काफ़ी कम भाव पर बिक रहे हों थे, तो वे उस धारणा या डर को अभिव्यक्त कर रहे थे कि ऐसी कंपनियों का भविष्य खराब है। कम से कम अवचेतन मन में उन्होंने गणना की कि उनके लिए कोई भी भाव अधिक होगा क्योंकि वे विलुप्त होने की तरफ बढ़ रहे थे हैं। जैसे कि 1929 में ब्लू चिप्स के लिए कंपेनियन थ्योरी थी कि उनके लिए कोई भी भाव अधिक नहीं है क्योंकि उनकी भावी संभावनाएं असीमित हैं। ये दोनों ही नज़रिए अतिरंजित हैं और गंभीर निवेश गलती का कारण बनते हैं। वास्तव में आम मध्य आकार की सूचीबद्ध कंपनियां तब बड़ी प्रतीत होंगी जब इनकी तुलना औसत निजी स्वामित्व वाले कारोबार से की जाए। इसका कोई ठोस कारण नहीं दिखता कि ऐसी कंपनियां अनिश्चितकालीन तक क्यों न चलती रहें, जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था का उतार चढ़ाव वाला चरित्र हो लेकिन समग्र रूप से निवेशित पूंजी पर अच्छा रिटर्न हो। ये संक्षिप्त समीक्षा बताती है कि सेकेंडरी कंपनी के प्रति शेयर बाजार का नज़रिया अवास्तविक रुझान वाला होता है और इसी कारण सामान्य समय में बड़े अवमूल्यन के असंख्य उदाहरणों का निर्माण होता है। जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और युद्ध बाद के उछाल में ये बड़े उद्योगों की जगह छोटे उद्योगों के लिए अधिक फायदेमंद था क्योंकि उन दिनों बिक्री की आम प्रतिस्पर्धा रुकी हुई थी और छोटे उद्यमों ने अपनी बिक्री और मुनाफा मार्जिन में शानदार ढंग से विस्तार किया। इसलिए 1946 तक युद्ध के पहले का बाजार पैटर्न अपने आप में पूरी तरह उलट गया था, जहां 1938 के अंत से 1946 में शीर्ष तक डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के मुख्य स्टॉक में केवल 40% की बढ़त हुई। वहीं स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स के कम भाव वाले स्टॉक्स ने इसी अवधि के दौरान 280% तक की छलांग लगाई। स्पेकुलेटर्स और बहुत से स्वयं घोषित निवेशक, जिन्हें शेयर बाजार में कम याददाश्त का माना जाता है, गैर महत्वपूर्ण कंपनियों के पुराने और नए दोनों इशू उच्च स्तर पर खरीदने को उत्सुक थे। इस प्रकार पेंडुलम साफ तौर पर पूर्णतः विपरीत दिशा में था। सेकेंडरी इशू का जो वर्ग पहले बड़ी संख्या में बार्गेन अवसरों का प्रदाता माना जाता था, अब अति उत्साह और अधिमूल्यन के अनेक उदाहरण दे रहा था। 1961 और 1968 में यही घटना अलग तरीके से दोहराई गई। इस बार जोर सेकेंडरी स्तर से कम वाली छोटी कंपनियों के नए शेयर प्रस्तावों पर था और लगभग सभी कंपनियां कुछ खास अनुकूल क्षेत्रों में थीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, फ्रेंचाइजी उद्योग व अन्य। जैसा कि उम्मीद थी कि आगामी बाजार में इस अधिमूल्यन के कारण और बड़ी गिरावट आई। कुछ मामलों में पेंडुलम का यह दोलन निश्चित अवधोमूल्यन की हद तक चला गया। 1975 से
1983 के बीच छोटे द्वितीयक शेयरों ने बड़े स्टॉक के मुकाबले 17.6% की औसत से बेहतर प्रदर्शन किया। निवेश करने वाली पब्लिक ने इन शेयरों को दिल से स्वीकार किया। म्यूचुअल फंड कंपनियां सैकड़ों ऐसे नए फंड लेकर आईं जो विशेष रूप से इन शेयरों में निवेश करती थी। नतीजा यह हुआ, छोटे शेयरों ने बड़े शेयरों के मुकाबले अगले दशक में हर वर्ष 5% पॉइंट की गिरावट दर्ज की। 1999 में चक्र की पुनरावृत्ति हुई और छोटे शेयरों ने बड़े शेयरों को लगभग 9% से मात दी। फलस्वरूप निवेश बैंकर पहली बार पब्लिक को छोटे मगर भारी मांग वाले हाईटेक स्टॉक बेचने के लिए प्रेरित हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स या फ्रेंचाइजी के बजाय अब .com, ऑप्टिकल्स, वायरलेस और यहाँ तक कि ई और आई जैसे उपसर्ग लोकप्रिय शब्द बन गए थे। लेकिन निवेश के संदर्भ में लोकप्रिय शब्द अक्सर उसी आरी का रूप धारण कर लेते हैं जो हर उस व्यक्ति को चीर डालती है जो उस पर विश्वास करता है। यदि अधिकांश सेकेंडरी इशू में आमतौर पर अधोमूल्यन का रुख हो तो क्या कारण है कि निवेशक को यह यकीन होता है कि वो ऐसी स्थिति में लाभ कमा सकता है, क्योंकि यदि ये अनंत काल तक बना रहा तो वह हमेशा उस बाजार स्थिति में नहीं रहेगा जिसमें उसने वह इशू खरीदा था। इसका जवाब थोड़ा जटिल है। सेकेंडरी कंपनियों की बार्गेन भाव पर खरीद पर कई तरह से पर्याप्त लाभ मिल सकता है। पहला, लाभांश रिटर्न तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। दूसरा, पुनर्निवेशित आय किए भुगतान की तुलना में काफ़ी होती है। और अंत में भाव को प्रभावित करती है। 5 से 7 वर्ष की अवधि में भली भांति चुनी सूची में बड़े पैमाने पर यह लाभ बढ़ जाते हैं। तीसरा, तेजी से बाजार आमतौर पर कम भाव वाले इशू के प्रति अधिक उदार होते हैं। इस प्रकार ये पारंपरिक बार्गेन इशू को कम से कम उचित स्तर तक उठाने का रुख रहता है। चौथा, तुलनात्मक रूप से फीचर रहित बाजार अवधि के दौरान भी भाव अनुकूलन की प्रक्रिया जारी रहती है, जिसके तहत सेकेंडरी इशू को अंडर वैल्यू हो बढ़कर कम से कम उस प्रकार की प्रतिभूतियों के समान स्तर पर पहुंच जाते हैं। पांचवा, खास कारक जो ज़्यादातर मामलों में आय का निराश करने वाले रिकॉर्ड होते हैं, उनमें इन नवीन हालात से या नई नीतियों को स्वीकार करने या प्रबंधन में बदलाव से सुधार हो सकता है। हाल ही के वर्षों में एक नया अहम कारक बड़ी कंपनियों द्वारा छोटी कंपनियों का अधिग्रहण रहा है, जो आमतौर पर विविधीकरण कार्यक्रम का हिस्सा होता है। इस मामले में किए गए भुगतान लगभग हमेशा ही तुलनात्मक रूप से उदार होते हैं, जो उस बार्गेन से बहुत अधिक होते हैं जो थोड़े समय पहले चल रहे हों। जब ब्याज दरें 1970 से काफ़ी कम थी तो बार्गेन इशू क्षेत्र का विस्तार उन बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक तक पहुंच गया था जो अब अपने दावों की राशि पर बड़े डिस्काउंट के साथ बेचे गए थे। फिलहाल हमारी स्थिति काफ़ी अलग है, जिसमें सुरक्षित इशू बड़े डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं। अगर उनमें मान लीजिए 4.5% या कम का कूपन रेट भी हो, उदाहरण के लिए अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ 25.5S परिपक्वता 1986-1970 में 51 जितने कम पर बिका। डी रे एंड कंपनी 4.5S परिपक्वता 1983-62 जितने कम पर बिका। काफ़ी पहले यह बार्गेन अवसर हो सकते थे यदि तत्कालिक ब्याज दरें काफ़ी हद तक कम हो जाती। अधिक पारंपरिक मायनों में बार्गेन बॉन्ड इशू के लिए हम पुनः रेलवे के प्रथम मॉर्गेज बॉन्ड्स की तरफ मुड़ना होगा, जो अब वित्तीय समस्या है। वे 20 या 30 में बिके थे। ऐसे हालात नौसिखिए निवेशकों के लिए नहीं होते। इस क्षेत्र में मूल्य का वास्तविक ज्ञान ना होने से उसे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में बाजार ज़्यादा गिरने के मूल प्रवृत्ति होती है। इसके फलस्वरूप यह समूह समग्र रूप से सावधान व साहसी विश्लेषकों के लिए विशिष्ट लाभप्रद आह्वान होता है। 1948 में समाप्त हुए दशक में भुगतान में चूक वाले रेल रोड बॉन्ड के बिलियन डॉलर समूह ने इस क्षेत्र में अनेक और शानदार अवसर पेश किए। उसके बाद ऐसे अवसर बहुत कम थे, लेकिन 1970 के दशक में ये पुनः लौटते प्रतीत हुए। विशिष्ट परिस्थितियां या वर्कआउट्स। अभी बहुत समय नहीं हुआ है जब ये ऐसा क्षेत्र था जिसमें उन्हें आकर्षक रिटर्न दर की लगभग गारंटी थी। जो इसमें कम करना चाहते थे, काम करना जानते थे और वह किसी भी तरह की आम बाजार परिस्थितियों में लगभग खरा उतरता था। वस्तुतः ये आम जनता के लिए निषिद्ध क्षेत्र नहीं था। जिन लोगों ने ऐसी चीज़ों के प्रति रुझान होता है, वे इस कला को सीख सकते थे और ऐसे सक्षम अभ्यासकर्ता बन सकते थे जिन्हें दीर्घकालिक अकादमिक अध्ययन या प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। अन्य लोग इस पद्धति के आधारभूत ठोसपन को पहचानने के लिए बेताब रहे हैं और अपने उन प्रतिभाशाली युवाओं से जोड़ना चाहते हैं
जो मुख्य रूप से इन विशेष परिस्थितियों में फंड को संभालने का काम कर चुके हैं। लेकिन हाल के वर्षों में उन कारणों से जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, आर्बिट्रेज और वर्कआउट का क्षेत्र ज़्यादा जोखिमपूर्ण और कम लाभप्रद हो गया है। हो सकता है आने वाले वर्षों में हालात इस क्षेत्र के लिए अधिक अनुकूल हो जाएं। कुछ भी हो, इस तरह के परिचालन की रूपरेखा और आम स्वभाव के बारे में एक या दो दृष्टांत उदाहरणों द्वारा बताना आवश्यक है। बड़ी फर्मों द्वारा छोटी फर्मों के अधिग्रहण की संख्या बढ़ने से पारंपरिक विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रबंधन उत्पादों में विविधीकरण का यही सूत्र अपनाते जा रहे हैं। ये अक्सर उस उद्यम के लिए फायदे का सौदा होता है जो उस क्षेत्र की मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण कर लेता है जिसमें वो प्रवेश करना चाहता है, बजाय इसके कि शून्य से नए उद्यम की शुरुआत की जाए। ऐसे अधिग्रहण को संभव बनाने और बड़ी संख्या में छोटी कंपनी के शेयरधारकों द्वारा ऐसे अधिग्रहण सौदा स्वीकार करवाने के लिए ये जरूरी होता है कि ऐसा भाव प्रस्तावित किया जाए जो मौजूदा स्तर से अधिक हो। ऐसे कारपोरेट कदमों से उन लोगों के लिए रुचिकर लाभ अर्जन अवसर उत्पन्न हो रहे हैं जिन्होंने उस क्षेत्र का अध्ययन किया है और पर्याप्त अनुभव होने के कारण सही फैसला ले सकते हैं। डिफ़ॉल्ट करने वाले रेल बॉन्ड्स आज महत्वपूर्ण अवसर प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, डिस्ट्रेड और डिफ़ॉल्टेड जंक बॉन्ड व हाईटेक कंपनियों द्वारा जारी किए गए परिवर्तनीय बॉन्ड 2000 से 2002 के बीच हुए मार्केट क्रैश के मद्देनज़र वास्तविक मूल्य की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में विविधता जरूरी है। हालांकि सिर्फ डिस्ट्रेड प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए कम से कम $1,00,000 ना हो तो ये बात अव्यावहारिक है। अगर आप करोड़पति नहीं हैं तो आपके पास इस प्रकार का विविधीकरण कर पाने का कोई विकल्प ही नहीं है। चतुर निवेशक कुछ ही साल पहले दिवालिया होने के दौरान रेल रोड बॉन्ड्स खरीदकर काफ़ी धन कमा चुके हैं। वे ऐसे बॉन्ड्स थे जो उन्हें पता थे कि उस वक्त अपनी कीमत से अधिक महत्व के हो जाएंगे जब आखिरकार रेल रोड पुनर्गठित हो जाएगी। पुनर्गठन की योजनाओं के ऐलान के बाद जब नई प्रतिभूतियाँ जारी हुई तो उनके लिए बाजार बन गया। तब ये लगभग हमेशा ही पुराने इशू के भाव से काफ़ी अधिक पर बिके जिस पर इन्हें खरीदा गया था। इनमें योजनाओं के गैर कार्यपालक होने या अप्रत्याशित दरों का जोखिम होता है, लेकिन अंत में ऐसे आर्बिट्रेज परिचालन उच्च लाभप्रद साबित होते हैं। ऐसे ही अवसर 1935 के कानूनों के अनुरूप सार्वजनिक उपयोग की कंपनियों के टूटने से भी उत्पन्न हुए। लगभग ये सभी उद्योग तब अधिक कीमती साबित हुए जब इनका परिचालन इनकी धारक कंपनियों से अन्य परिचालन कंपनियों के हाथ में आ गया। यहाँ अंतर्निहित कारक प्रतिभूति बाजारों की प्रवृत्ति है जो किसी भी प्रकार की जटिल कानूनी कार्रवाई में फंसे शेयरों को अंडर वैल्यू कर देते हैं। वॉल स्ट्रीट में एक पुरानी कहावत है, मुकदमेबाजी वालों को मत खरीदो। ये स्पेकुलेटर के लिए एक अच्छी सलाह हो सकती है जिसे अपनी होल्डिंग्स पर फौरन कार्रवाई करनी होती है, लेकिन आम जनता के लिए यह नज़रिया अपनाने से इससे प्रभावित प्रतिभूतियों में बार्गेन के अवसर उत्पन्न होना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि अपने विरुद्ध पूर्वग्रहों के कारण उनके भाव अन्यायपूर्ण ढंग से निचले स्तर पर पहुंच जाते हैं। विशेष परिस्थितियों से लाभ लेना निवेश की तकनीकी शाखा है जिसके लिए कुछ असाधारण मानसिकता व उपकरणों की आवश्यकता होती है। शायद बहुत थोड़े से उद्यमशील निवेशक ही ऐसा कर सकेंगे और यह पुस्तक इसकी जटिलताओं की व्याख्या करने का उचित माध्यम नहीं है। इसका हाल ही की क्लासिक उदाहरण फिलिप मॉरिस है। फ्लोरिडा की एक अदालत द्वारा जूरी के सदस्यों को कंपनी के विरुद्ध $200 बिलियन तक के दंडात्मक हर्जाने पर विचार करने के लिए अधिकृत किए जाने के बाद उसका स्टॉक 2 दिन में 23% लुढ़क गया था। दरअसल कंपनी ने आखिरकार स्वीकार किया था कि सिगरेट की वजह से कैंसर हो सकता है। हालांकि 1 साल के भीतर फिलिप मॉरिस का स्टॉक फिर दोगुना हो गया, लेकिन एक बार फिर इलियाथ में $multi-billion का निर्णय आने के बाद स्टॉक की कीमत लुढ़क गई। दायित्व से संबंधित मुकदमों ने जॉन्स मैनिलवे, WR ग्रेस और UMG कॉरपोरेशन सहित कई अन्य स्टॉक को वस्तुतः नष्ट कर दिया था। इसलिए कभी कोई ऐसा स्टॉक ना खरीदे जिस पर मुकदमा चल रहा हो। ये सभी के लिए एक वैध नियम है, सिवाय बहुत निडर निवेशकों के। निवेश के लिए हमारे नियमों के व्यापक निहितार्थ, जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है कि निवेश नीति सबसे पहले निवेशक के चयन पर निर्भर करती है कि वो रक्षात्मक, निष्क्रिय या आक्रामक उद्यमशील किस भूमिका में है। आक्रामक निवेशक को प्रतिभूति मूल्यों की काफ़ी जानकारी होना आवश्यक है, जो इतनी पर्याप्त हो कि वो अपने प्रतिभूति परिचालन को व्यापारिक कारोबार की तरह देख सके।
इस दर्शन में निष्क्रिय और आक्रामक स्तर के मध्य मार्ग या स्तर बदलने की श्रृंखला के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी कई, शायद अनेक निवेशक अपने को ऐसे मध्यवर्ती वर्ग में रखते हैं जो हमारी राय में ऐसा समझौता है जिससे उपलब्धि से अधिक निराशा उत्पन्न होने की संभावना है। बतौर निवेशक आप आधे व्यापारी होकर नहीं रह सकते और इस कारण अपने पूंजी पर कारोबार की सामान्य दर से आधा हासिल करने की उम्मीद लगा लें। इस कारण से ज़्यादातर प्रतिभूति उद्यम स्वामियों को रक्षात्मक वर्ग का चयन करना चाहिए। उनके पास समय या पक्का इरादा या मानसिक उपकरण नहीं होते जिनसे वे निवेश को अर्ध व्यावसायिक की तरह आरंभ कर सकें। इसलिए उन्हें रक्षात्मक पोर्टफोलियो या उससे कम में हासिल होने वाले शानदार रिटर्न से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए और उन्हें उस बार बार के प्रलोभन का कठोरता से प्रतिरोध करना चाहिए कि वे अन्य मार्गों पर जाकर अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। उद्यमशील निवेशक को उचित रूप से उसी प्रतिभूति परिचालन से शुरुआत करनी चाहिए जिसमें उसका प्रशिक्षण और मूल्यांकन पर्याप्त हो और जो स्थापित कारोबारी मानकों के पैमाने पर पर्याप्त रूप से संभावनाशील प्रतीत होता हो। इस समूह के निवेशकों को दो जाने वाली अपने अनुशंसाओं और चेतावनियों में हमने ऐसे ही कारोबारी मानकों को लागू करने का प्रयास किया है। रक्षात्मक निवेशकों के लिए हम मानस शास्त्र के साथ ही गणित में भी मोटे तौर पर 3 आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं: आधारभूत सुरक्षा, चयन की सरलता और संतोषजनक परिणामों की आशा। इस मानदंड के उपयोग से हमने अनुशंसित निवेश के इस क्षेत्र में उन प्रतिभूति वर्गों को बाहर कर दिया है जिन्हें आमतौर पर सभी तरह के निवेशकों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये निषेध हमारे पहले अध्याय में सूचीबद्ध है। चलिए हम इन अपवादों का अर्थ क्या है इस पर थोड़ा अधिक विचार करते हैं। हमने 3 अहम वर्गों की प्रतिभूतियों में पूरे भय पर खरीद के खिलाफ सलाह दी है। पहला, विदेशी बॉन्ड्स; दूसरा, ऑर्डिनरी प्रीफर्ड स्टॉक; और तीसरा, सेकेंडरी कॉमन स्टॉक, जिसमें निसंदेह ऐसे इशू के मूल प्रस्ताव शामिल भी होंगे, लेकिन पूरे भाव से हमारा मतलब है कि वह भाव जो बॉन्ड्स और प्रीफर्ड स्टॉक के भावों के बराबर हो और साधारण स्टॉक के मामले में उस उद्यम के निष्पक्ष व्यापार मूल्य का प्रतिनिधित्व करता हो। रक्षात्मक निवेशक जितना हो सकता है भाव की परवाह न करते हुए इन वर्गों में बचे रहें। वही उद्यमशील निवेशक इन्हें केवल तभी खरीदे जब बार्गेन प्राइस पर मिल रहे हो, जिसे हम प्रतिभूतियों में भाव के मूल्यांकन मूल्य से 2/3 से अधिक ना होने के रूप में परिभाषित करते हैं। क्या होगा अगर सभी निवेशक इस मामले में हमारी सलाह का पालन करने लगे? इस सवाल पर पहले विदेशी बॉन्ड्स के संबंध में विचार दिया गया था और इस बारे में हमें और कुछ नहीं कहना है। निवेश स्तर के प्रीफर्ड स्टॉक को केवल इंश्योरेंस कंपनियों जैसे संस्थानों को ही खरीदना चाहिए जिन्हें उन्हें अपने स्वामित्व वाले स्टॉक इशू पर विशेष आयकर स्थिति का लाभ मिल सके। हमारी निषेध नीति का सबसे परेशान करने वाला परिणाम सेकेंडरी कॉमन स्टॉक्स का है। यदि ज़्यादातर निवेशक रक्षात्मक वर्ग में होने के कारण इन्हें बिल्कुल नहीं खरीदेंगे तो संभावित खरीदारों का क्षेत्र गंभीर रूप से सीमित हो जाएगा। इसके अलावा यदि आक्रामक निवेशक इन्हें सिर्फ बार्गेन स्तर पर खरीदते हैं तब ये इशू अपने वास्तविक मूल्य से कम पर बेचे जाने के लिए बाध्य होते हैं। सिर्फ ये उस अपवाद को छोड़कर जब इन्हें बिना कोई दिमाग लगाए खरीद लिया जाए। ये कठोर और यहाँ तक कि थोड़ा अनैतिक प्रतीत हो सकता है, फिर भी सच्चाई यही है जो इस क्षेत्र में बीते 40 वर्षों में ज़्यादातर बार सचमुच हुआ है। हम सिर्फ उसे प्रकट कर रहे हैं। सेकेंडरी इशू में अधिकांशतः केंद्रीय स्तर पर उतार चढ़ाव होते हैं जो उनकी फेस वैल्यू से बहुत नीचे होते हैं। कई बार वे इस वैल्यू के बराबर या इससे अधिक भी हो जाते हैं, लेकिन ये अधिक होना तेजी के बाजार में होता है जब वास्तविक अनुभवों के सबक साधारण शेयरों के मौजूदा भावों के भुगतान की गंभीरता के विरोध में तर्क देते हैं। इस प्रकार हम केवल ये सुझाव दे रहे हैं कि आक्रामक निवेशक जीवन में तथ्यों को पहचाने जैसा कि ये सेकेंडरी इशू में होते हैं और खरीद के लिए अपने स्वयं के स्तर को तय करने में केंद्रीय बाजार के उन स्तरों को स्वीकार करें जो उस वर्ग के लिए सामान्य है। हालांकि यहाँ एक विरोधाभास भी है। समझदारी से चुनी गई कोई औसत सेकेंडरी कंपनी भी औसत उद्योग दिग्गजों जितनी महत्वपूर्णता संभावनाशील हो सकती है। किसी छोटी कंपनी में निहित स्थिरता के अभाव की भरपाई तरक्की की अत्यधिक संभावना से हो सकती है। इस कारण बहुत से पाठकों को सेकेंडरी इशू को उनके पूर्व एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने में नासमझी शब्द अतार्किक लगेगा। हमें लगता है कि इसका सबसे ठोस तर्क अनुभव है। वित्तीय इतिहास साफ तौर पर बताता है कि निवेशक औसतन सेकेंडरी कॉमन स्टॉक से संतोषजनक परिणामों की आशा केवल तब कर सकता है जब उसने इसे निजी स्वामी के भाव से कम अर्थात बार्गेन आधार पर खरीदा हो।
अंतिम वाक्य संकेत देता है कि यह सिद्धांत आम बाहरी निवेशक के लिए है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सेकेंडरी कंपनी को नियंत्रित करता हो या जो ऐसा नियंत्रण करने वाले समेकित समूह का हिस्सा हो, उसके लिए यह शेयर उसी आधार पर खरीदना न्यायोचित है जैसे वो घनिष्ठ कॉरपोरेशनों या निजी कारोबारों में निवेश करता है। भीतरी और बाहरी व्यक्ति की स्थिति और परिणामी निवेश नीति के बीच का अंतर तब और अहम हो जाता है जब उद्यम का महत्व कम हो जाए। ये प्राथमिक और दिग्गज कंपनी का बुनियादी चरित्र है और एकल पृथक शेयर डिटैच शेयर की कीमत आमतौर पर उस शेयर के निवेशक ब्लॉक जितनी ही होती है। सेकेंडरी कंपनियों में पृथक शेयर का औसत बाजार मूल्य तुलनात्मक रूप से इसके नियंत्रक स्वामी की कीमत से कम होता है। इस तथ्य के कारण शेयरधारक प्रबंधन रिश्तों का मामला तथा भीतरी व बाहरी शेयरधारकों का रुख तब ज़्यादा अहम और विवादित हो जाता है जब मुद्दा प्राइमरी कंपनियां ना होकर सेकेंडरी कंपनियां होती हैं। अध्याय 5 के अंत में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कंपनियों के बीच अंतर व भिन्नताएं करने में कठिनाई पर टिप्पणी की है। सीमांत क्षेत्र के अनेक साधारण शेयर समुचित रूप से मध्यवर्ती भाव व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं। निवेशक के लिए ऐसे इशू को उनके सूचक का मूल्यांकन मूल्य में थोड़े डिस्काउंट पर खरीदना तार्किक नहीं लगता। इसकी रेटिंग बिना शर्त निकट भविष्य में संभवतः ऐसी हो सकती है। इस तरह प्राइमरी और सेकेंडरी इशू के बीच सटीक अंतर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर यह संभव होता तो गुणवत्ता में छोटे अंतर में भी निश्चित ही न्यायोचित खरीद भाव में बड़ा अंतर उत्पन्न हो जाता। ये कहते हुए हम साधारण शेयरों के वर्गीकरण का मध्य आधार स्वीकार करते हैं, हालांकि हम निवेशकों के लिए मध्य आधार के वर्गीकरण के खिलाफ हैं। हमारी इस प्रत्यक्ष असंगति का कारण निम्न है। एकल प्रतिभूतियों से संबंधित दृष्टिकोण की अनिश्चितता से ऐसा बड़ा नुकसान संभव नहीं, क्योंकि ऐसे मामले बिरले ही होते हैं और दांव पर ज़्यादा नहीं लगा होता। लेकिन रक्षात्मक या आक्रामक स्तर के बीच का चुनाव निवेशक के लिए बड़ा महत्व रखता है और उसे इस बुनियादी चुनाव को लेकर न तो कभी भ्रमित होना चाहिए और ना ही समझौता करना चाहिए। यहाँ पर अब अध्याय 7 समाप्त होता है। उसका अब अगला अध्याय 7 पर टिप्पणी। धनवान बनने के लिए अत्यधिक साहस के साथ काफ़ी सावधानी की भी आवश्यकता होती है, और जब आप यह हासिल कर लेते हैं तो इसे कायम रखने के लिए 10 गुना बुद्धि चाहिए होती है। इसे कहा है नेथन मेयर रॉथस्चाइल्ड, सही समय कुछ नहीं होता। आदर्श दुनिया में इंटेलिजेंट इन्वेस्टर शेयरों को अपने पास केवल तभी रखेगा जब वे सस्ते हों और तभी बेचेगा जब उनके भाव बढ़ जाएं, और इसके बाद जब तक वो बॉन्ड्स और नकद के बंकर में छिपा बैठा रहेगा तब तक की खरीद की दृष्टि से शेयर फिर पर्याप्त रूप से सस्ते ना हो जाएं। एक अध्ययन में दावा किया गया है कि 1966 से लेकर 2001 के अंत तक शेयरों में लगातार रखे गए $1 बढ़कर $11.71 हो जाते। लेकिन अगर आप शेयरों से प्रति वर्ष ठीक उन 5 बुरे दिनों से बाहर निकल आते तो आपका मूल्य $1 से बढ़कर $987.12 हो जाते। जादुई बाजार के अधिकांश विचारों की तरह ये भी हाथ की सफाई पर आधारित है। आप या कोई भी कैसे बिल्कुल ठीक तरह आने से पहले ही जान सकते हैं कि कौन से दिन सबसे खराब होंगे। 7 जनवरी 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने देश के शीर्ष वित्तीय भविष्यवक्ता का साक्षात्कार प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से बिना हिचक खरीद का आग्रह किया था। ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब आज जितनी तेजी आई हो। उन भविष्यवक्ता का नाम था एलन ग्रीनस्पैन, और ऐसा बहुत कम ही होता है जब कोई इतना आसान गलत हो जितना फेडरल रिजर्व के भावी चेयरमैन उस दिन थे। 1973 और 1974 आर्थिक तरक्की तथा महामंदी के बाद शेयर बाजार के लिए सबसे बुरे वर्ष साबित हुए। द ट्रूथ आउट टाइमिंग, बैरोन्स, नवंबर 5, 2001, पृष्ठ 20। इस लेख का शीर्षक बुद्धिमान निवेशक के लिए एक सतत सिद्धांत का उपयोगी रिमाइंडर है। जब भी आप निवेश के बारे में एक लेख में सत्य शब्द देखते हैं, अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि उसमें बताए जाने वाले कई उदाहरणों के झूठ होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, एक निवेशक जिसने वर्ष 1966 में स्टॉक खरीदा था और उसे वर्ष 2001 के अंत तक रखा था, उसे अंत में कम से कम $40 प्राप्त होंगे, न कि $11.71। ऐसा प्रतीत होता है कि बैरोन मुद्दत अध्ययन ने लाभांश के पुनर्निवेश को नज़रअंदाज कर दिया था। क्या पेशेवर लोग बाजार में समय का अंदाजा एलन ग्रीनस्पैन से ज़्यादा बेहतर ढंग से लगा सकते हैं? RM लियरी एंड कंपनी में मार्केट टाइमिंग फर्म के अध्ययन फैट लियरी ली ने 3 दिसंबर 2001 को कहा, मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि मैं ये ना सोचूं कि बड़ी गिरावट का दौर निकल चुका है। उन्होंने आगे कहा, यह वही समय है जब आपको बाजार में होना चाहिए। उन्होंने आगे भविष्यवाणी करते हुए कहा कि 2002 की पहली तिमाही में शेयर अच्छे दिख रहे हैं। अगले 3 महीनों में स्टॉक ने 0.28% का अल्प रिटर्न अर्जित किया, जो नगद से 1.5% बिंदु का खराब प्रदर्शन रहा। लियरी अकेले नहीं थी।
डॉक विश्वविद्यालय के फाइनेंस के 2 प्रोफेसरों ने अध्ययन में पाया कि अगर आप सभी मार्केट टाइमिंग न्यूज़लेटर में अनुशासित सर्वोत्तम 10% को खरीदते तो आप 1991 से 1995 के बीच 12.6% वार्षिक रिटर्न अर्जित कर लेते। लेकिन अगर आपने इनकी अनदेखी की होगी और आप धन स्टॉक इंडेक्स फंड में निवेशित रखा होता तो आप 16.4% अर्जित करते। जैसे कि डैनिश दार्शनिक सोरेन विकर्को ने कहा था कि जीवन को केवल पीछे देखने पर ही समझा जा सकता है, लेकिन इसे जीना आगे की तरफ होता है। पीछे मुड़कर देखने पर आप हमेशा सही तरह से देख पाते हैं कि आपको अपने शेयरों को कब खरीदना और कब बेचना चाहिए था, परंतु ये देखकर भ्रमवश ऐसा ना समझे कि आप इसे तत्कालिक समय में भी देख सकते हैं और इन्हें कब खरीदना और कब बेचना चाहिए। वित्तीय बाजारों में पीछे मुड़कर देखना हमेशा 20-20 होता है, लेकिन दूरदृष्टि कानूनी रूप से अंधी होती है और इसी कारण अधिकांश निवेशकों के लिए बाजार में सही समय को जानना व्यावहारिक और भावनात्मक रूप से असंभव है। जो ऊपर जाता है, जिस तरह अंतरिक्ष यान धरती के तापमंडल में जाकर गति पकड़ लेता है, ग्रोथ स्टॉक में इसी तरह गुरुत्वाकर्षण को धक्का बताते प्रतीत होते हैं। चलिए 1990 का दशक 3 सबसे प्रसिद्ध ग्रोथ स्टॉक के प्रक्षेप पथों को देखते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक, होम डिपो और सन माइक्रो सिस्टम। 1955 से 1999 तक हर साल इनमें से हर एक ज़्यादा बड़ा और अधिक लाभकारी होता रहा। सब सन का रेवेन्यू दोगुना और होम डिपो का दोगुने से भी अधिक हो गया। वैल्यू लाइन के मुताबिक जीई के रेवेन्यू में 29% का इजाफा हुआ और इसकी आय में 65% की बढ़ोतरी हुई। सन और होम डिपो में अर्निंग्स प्रति शेयर लगभग 3 गुना हो गई। लेकिन कुछ और भी हो रहा था और इसमें ग्राहक को जरा भी हैरानी नहीं हुई होती। इन कंपनियों ने जितनी तेजी से तरक्की की, उनके शेयर उतने ही महंगे होते गए और जब कंपनी से ज़्यादा तेजी से शेयर के भाव बढ़ते हैं तो अंत में निवेशकों को हमेशा नुकसान होता है, जैसा कि चित्र 7-2 में दिखाया गया है। किसी शानदार कंपनी में निवेश तब शानदार नहीं जब आप इसके शेयर के लिए काफ़ी अधिक भुगतान करें। शेयर जितना ऊपर जाता है उसके और चढ़ने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, लेकिन ये सहज धारणा वित्तीय भौतिकी के बुनियादी नियम के सीधे विपरीत होती है। ये जितने बड़े होते जाते हैं उतने धीमे बढ़ते हैं। $1 बिलियन की कंपनी के लिए अपनी बिक्री दोगुना करना बहुत आसान होता है, लेकिन $50 बिलियन की कंपनी अतिरिक्त $50 बिलियन का कारोबार कहाँ से लाएगी? ग्रोथ स्टॉक तब खरीदने लायक होते हैं जब उनके भाव उचित हों, लेकिन उनके भाव अर्निंग्स रेशियो 25 या 30 से अधिक हों तो यह बुरा होता है। पत्रकार कैरोल लुइस ने पाया कि 1960 से 1999 के बीच फॉर्च्यून 500 सूची की 150 में से सिर्फ 8 कंपनियां 2 दशक तक अपनी आय को 15% के वार्षिक औसत से बढ़ाने में सफल रहीं। बीते 5 दशकों का डेटा देख लो। शोध फर्म सैनफोर्ड सी बर्नस्टीन एंड कंपनी ने दर्शाया कि मात्र 10% बड़ी अमेरिकी कंपनियां अपनी आय में कम से कम लगातार 5 वर्षों तक 20% का इजाफा कर सकीं और केवल 3% कम से कम 10 वर्षों तक सतत रूप से 20% की वृद्धि हासिल कर सकी और एक भी कंपनी सतत रूप से 15 वर्ष तक ऐसा नहीं कर सकी। जनरल इलेक्ट्रिक रेवेन्यू 1995 में 43,013, 1996 में 46,119, 1997 में 48,952, 1998 में 51,546, 1999 में 55,645 मिलियन डॉलर। अर्निंग पर शेयर डॉलर में 0.65, 1995 में, 1996 में 0.73, 1997 में 0.83, 1998 में 0.93, 1999 में 1.07। ईयरली स्टॉक रिटर्न परसेंट में 44.5%, 95 में 96 में 40%, 97 में 50.6%, 98 में 40.7%, 99 में 53.2%। ईयर एंड प्राइज अर्निंग रेशियो 1995 में 18.4%, 1996 में 22.8%, 1997 में 29.9%, 1998 में 36.4%, 1999 में 47.9%। 1991 से लेकर 1998 तक हजारों अमेरिकी शेयरों के अकादमिक अध्ययन में पाया गया कि पूरी 10 वर्ष की अवधियों में शुद्ध आय में औसतन 9.7% वार्षिक का इजाफा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी 20 कंपनियों की आय में तरक्की का वार्षिक औसत मात्र 9.3% रहा। बल्कि बहुत से कंपनी प्रमुख इस विषमता को समझने में विफल रहे। हालांकि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बड़े ग्रोथ स्टॉक में रुचि तब नहीं लेते जब वे सबसे लोकप्रिय होते हैं, बल्कि तब लेते हैं जब कुछ गलत हो जाए। जुलाई 2020 में जॉनसन एंड जॉनसन ने घोषित किया कि फेडरल नियामकों ने जांच में उसकी एक दवा फैक्ट्री पर झूठे रिकॉर्ड रखने का आरोप लगाया है।
और एक ही दिन में शेयर का भाव 16% कम हो गए। इससे J&J के शेयर का भाव बीते 12 माह की आय के 24 गुना के मुकाबले 20 गुना तक गिर गया। इस कम स्तर पर जॉनसन एंड जॉनसन पुनः ग्रोथ स्टॉक बन सकता था, जिसमें तरक्की की गुंजाइश थी, जिससे यह वह उदाहरण बन सकता था जिसे ग्राहम ने तुलनात्मक रूप से अलोकप्रिय बड़ी कंपनी कहा है। इस तरह की अस्थायी अलोकप्रियता में अच्छी कंपनी को सही भाव पर खरीदने में आप धनवान बन सकते हैं। लुई केसी धान, जेसन कार्सेंस्की और जोसेफ लैकोनिसोक द लेवल एंड परसिस्टेंस ऑफ ग्रोथ रेट्स नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च वर्किंग पेपर। लगभग 20 साल पहले अक्टूबर 1982 में जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर में एक हफ्ते में 17.5% की गिरावट आई। हुआ यह कि किसी अज्ञात बाहरी व्यक्ति द्वारा टाइलेनॉल पर साइनाइड की एक परत चढ़ा दी गई और उसका सेवन करने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने छेड़छाड़ रोधी पैकेजिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया। फलतः समय के साथ इसके स्टॉक 1980 के दशक में निवेश के लिए एक बेहतर स्टॉक बनकर उभरे। प्रचार क्षमता की उच्च संभावना। केवल निवेशक ही ऐसे व्यक्ति नहीं होते जो हमेशा जारी रहने वाले उच्च ग्रोथ के भ्रम का शिकार बनते हों। फरवरी 2000 में नॉर्टन नेटवर्क्स के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन रॉथ ने पूछा गया कि उनकी विशाल फाइबर ऑप्टिकल कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। रॉथ ने जवाब दिया, उद्योग प्रतिवर्ष 14% से 15% की गति से बढ़ रहा है और हम इससे 6 बिंदु तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जैसे आकार वाली कंपनी के लिए गति उत्साहवर्धक है। नॉर्टेल का शेयर बीते 6 वर्षों में लगभग 51% वार्षिक से बढ़ रहे थे और उस वक्त 87 गुना पर ट्रेड कर रहे थे, जो वॉल स्ट्रीट ने उसकी 2000 में आय का अनुमान लगाया था। क्या यह शेयर ओवर प्राइस थे? ये बस होने ही वाले हैं, रायत ने जोर देकर कहा, लेकिन हमारे मूल्यांकन में और बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि हम वायरलेस रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, आखिर लिस्को सिस्टम अपनी अनुमानित आय से 121 गुना पर ट्रेंड हो रहे थे। सिस्को की बात करें तो नवंबर 2000 में इसके चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन चैम्बर्स ने जोर देकर कहा कि उसकी कंपनी कम से कम 50% वार्षिक पर तरक्की करती रहेगी। उन्होंने घोषणा की, तर्क का संकेत है यह और बढ़ेगा। सिस्को का शेयर काफ़ी नीचे आया था, यह अपने पिछले वर्ष की आय से मात्र 98 गुना पर ट्रेड हो रहा था और चैम्बर्स निवेशकों ने इसे खरीदने की गुहार लगा रहे थे। तो आपका दांव किस पर होगा? उन्होंने पूछा। अब शायद यही अवसर है। इसकी जगह ये ग्रोथ कंपनियां सिकुड़ गईं और उनके ओवर प्राइस शेयर फीके पड़ गए। नॉर्टेल का रेवेन्यू 2001 में 37% तक गिर गया और उस वर्ष कंपनी को $26 बिलियन से अधिक की हानि हुई। सिस्को के रेवेन्यू में 2001 में 18% का इजाफा हुआ, लेकिन अंत में कंपनी को $1 बिलियन से अधिक की कुल हानि हुई। जब राउथ बोल रहे थे तब नॉर्टेल का शेयर 113.50 पर था और 2002 के अंत में ये $1.65 हो गया। सिस्को का शेयर जब चैम्बर्स अपनी कंपनी के और अपने बढ़ने की बात कह रहे थे तब ये $52 पर था, जो टूट कर $13 पर आ गया। दोनों कंपनियां इसके बाद से भविष्य का पूर्वानुमान लगाने को लेकर काफ़ी सावधान हैं। क्या आप सभी अंडे एक ही टोकरी में रख दें? एक सदी पूर्व एंड्रयू कार्नेगी ने उद्घोषित किया था, अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखें और इस टोकरी का ध्यान रखें, अपना ध्यान भंग ना होने दें। जीवन में बड़ी सफलताएं ध्यान केंद्रित रखने से ही मिलती हैं। जैसा कि ग्राहम ने इशारा किया है, साधारण शेयरों से अत्यधिक धन उन्हीं लोगों ने पाया है जिन्होंने अपने सारे धन का निवेश वहां किया जिसे वे अच्छी तरह जानते थे। अमेरिका के लगभग सभी समृद्ध लोगों के धन की जड़ें किसी एक उद्योग या एक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, वालमार्ट के सैम वाल्टन या रॉकफेलर्स और स्टैंडर्ड ऑयल पर विचार करें में केंद्रित निवेश में है। जैसा कि फोर्ब्स 400 सूची 1982 से अब तक के सबसे धनवान अमेरिकी को देखे तो उन्होंने अपना अत्यधिक धन मुख्यतः गैर विविधीकरण से ही कमाया है। हालांकि इस तरह ना तो विपुल कंपनियां बनती हैं और ना ही उन्हें बनाए रखा जा सकता है। कार्नेगी इस उल्लेख की अनदेखी कर गए कि संकेंद्रण की जीवन में सबसे अधिक विफलताओं का कारण भी है। फोर्ब्स की धनवानों की सूची की एक बार फिर से देखें तब 1982 में फोर्ब्स 400 के सदस्यों में से प्रत्येक की औसत नेटवर्थ $230 बिलियन थी। 2002 में फोर्ब्स 400 में जगह बनाए रखने के लिए 1982 के सदस्यों को अपनी संपत्ति का औसतन 4.5% का औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करने की आवश्यकता थी, वो भी ऐसे समय में जब बैंकों की यील्ड भी इससे कहीं अधिक था और स्टॉक मार्केट का वार्षिक औसतन मुनाफा 13.2% था। तो 1982 के फोर्ब्स 400 में से कितने सदस्य इस 20 वर्ष बाद की सूची में शामिल थे? मूल सदस्यों में से सिर्फ 64, मात्र 16% 2002 की सूची में भी मौजूद थे। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में रखने से वे सूची में पहली बार पहुंचे थे। तेल व गैस या कंप्यूटर हार्डवेयर या बुनियादी मैन्युफैक्चरिंग जैसे उद्योग
कभी तेजी से फल फूल रहे थे, लेकिन इसी कारण सभी मूल्य सदस्य पीछे रह गए। जब मुश्किल वक्त आया तो इनमें से कोई भी अति संपत्ति से प्राप्त सभी बड़े फायदों के बावजूद ठीक तरह से तैयार नहीं था। वे बस खड़े दुखद संकट पर हैरान होते रहे, क्योंकि लगातार बदलती अर्थव्यवस्था ने उस इकलौती टोकरी को तोड़ दिया था जिसमें उनके सारे अंडे रखे थे। बार्गेन बिन, आपको लगता होगा कि इस अनंत नेटवर्क वाले जगत में ग्राहम के पैमाने पर शेयरों की सूची बनाना और इन्हें खरीदना आसान काम होगा। हालांकि इंटरनेट से मदद मिल सकती है, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी काम खुद ही करना होगा। आज का वॉल स्ट्रीट जर्नल खरीदिए, इसे मनी एंड इन्वेस्टमेंट सेक्शन पर जाएं और NYSE और नेस्डैक के स्कोर कार्ड में देखें कि वे कौन से शेयर हैं जिन्होंने बीते वर्ष के मुकाबले नए न्यूज़ को छुआ है। ये ग्राहम के नेटवर्किंग कैपिटल टेस्ट पर खरी उतरने वाली संभावित कंपनियों को तलाशने का सबसे आसान तरीका है। ये देखने के लिए क्या शेयर अपनी कुल वार्षिक कैपिटल से कम पर बिक रहा है, जिसे ग्राहम को मानने वाले नेट्स कहते हैं। कंपनी की वेबसाइट एडगार डेटाबेस से तिमाही या वार्षिक रिपोर्ट डाउनलोड करें या मंगवाएं। कंपनी की वर्तमान आस्तियों में से कुल देयताएं घटा दें, जिसमें उनके प्रिफर्ड स्टॉक और दीर्घावधि कर्ज भी शामिल हो। या स्थानीय सार्वजनिक लाइब्रेरी में वैल्यू लाइन इन्वेस्टमेंट सर्वे देखें, जिससे आप इसके महंगे वार्षिक सब्सक्रिप्शन शुल्क से बच जाएंगे। हर इशू में बार्गेन इन्वेस्टमेंट स्टॉक की सूची होती है जो ग्राहम की परिभाषा के निकट होते हैं। इनमें से अधिकांश शेयर हाल ही में हाईटेक और टेलीकम्युनिकेशन जैसे नुकसान वाले क्षेत्रों के रहे हैं। जैसा कि 31 अक्टूबर 2002 को कॉमवर्स टेक्नोलॉजी की वर्तमान आस्ती $2.4 बिलियन की थी और कुल देयताएं $1.1 बिलियन थी, जिससे इसके नेटवर्किंग कैपिटल $1.4 बिलियन हुई। इसकी स्टॉक में 190 मिलियन से कुछ ही कम शेयर थे और स्टॉक का भाव $8 प्रति शेयर से कम था। कॉमवर्स का कुल बाजार पूंजीकरण $1.4 बिलियन से कम था। शेयरों का भाव कॉमवर्स में के नकद और इन्वेस्टर के मूल्य से अधिक न होने के कारण कंपनी का वर्तमान कारोबार अनिवार्य रूप से कुछ न बेचना था। जैसा कि ग्राहम जानते हैं कि आपको कॉमवर्स जैसे स्टॉक में भी धन का नुकसान हो सकता है, जिस कारण आपको इसे तभी खरीदना चाहिए जब वो कुछ दर्जन संख्या में मिले और आप इन्हें धैर्यपूर्वक अपने पास रख सकें। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। तब बाजार महोदय ऐसे सच्चे बार्गेन को बहुतायत में उत्पन्न करें जिनसे आप सभी निश्चित रूप से धन कमा सकें। आपकी विदेश नीति क्या है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए विदेशी स्टॉक में निवेश करना जरूरी नहीं है, फिर भी ऐसा करना अनुशंसित है, क्योंकि चलिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं। 1989 का सूर्य अस्त हो रहा है और आप एक जामानी हैं। तथ्य के विषय 10 वर्षों में आपके शेयर बाजार ने 21.2% का वार्षिक औसत हासिल किया, जो अमेरिका के 17.5% के वार्षिक लाभ से काफ़ी अधिक है। जापानी कंपनियां अमेरिकी में पेबल बीच गोल्फ कोर्स से लेकर रॉकफेलर सेंटर तक सब कुछ खरीद रही हैं। इसी बीच अमेरिकी फर्में जैसे ड्रेक्सल, बर्नहैम लैम्हार्ट, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका और टेक्साको दिवालिया हो रही है। यूएस हाईटेक इंडस्ट्री का अवसान हो रहा है। जापान तरक्की पर है। 1989 में चढ़ते सूरज के देश जापान में आप सिर्फ यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जापान से बाहर निवेश करना सुशी वेडिंग मशीन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण विचार था। स्वाभाविक है कि आपने अपना सारा धन जापानी शेयरों में लगा दिया। परिणाम, अगले दशक में आप मोटे तौर पर अपना 2/3 धन खो बैठे। सबक ऐसा नहीं है कि आपको जापान जैसे विदेशी बाजारों में निवेश ही नहीं करना चाहिए। बात यह है कि जापानियों को अपना सारा धन अपने घर में ही नहीं रखना चाहिए था और ना ही आपको रखना चाहिए। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिकी डॉलर में भुगतान पाते हैं, तो आपने पहले ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुमुखी दाव लगा रखा है। समझदारी इसी में है कि आप अपना थोड़ा निवेश और कहीं भी करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं भी कोई नहीं जानता कि घर हो या विदेश भविष्य में क्या होने वाला है। अपने स्टॉक के धन में से 1/3 को ऐसे म्यूचुअल फंड में लगाएं जिसमें विदेशी शेयर हो। इनमें उभरते बाजार वाले भी शामिल हैं। इसमें जोखिम से सुरक्षा में मदद मिलती है, क्योंकि निवेश के लिए आपने घर का पिछला आंगन हमेशा दुनिया में सबसे अच्छी जगह नहीं होता। यहाँ पर ये चैप्टर 7 का लास्ट भाग समाप्त हुआ। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।